Hello and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So, this is the second part. I have uploaded the first video. Those who have not watched that video, please go and watch it. And let us continue with the second part of the question. Summarize the main points by the Simon de Beauvoir, the second sex. So, as we have discussed the biology theory, so now let us discuss the psychoanalysis theory of Simon de Beauvoir, which she has mentioned in the second sex. राइटर अपने साइक्लोएनालिटिक थ्योरी में दो राइटर्स को क्रिटिसाइज करती हैं. पहला है सिगमंड फ्रूड एंड सेकंड है हमारा फ्रेडरिक एंजल. उनका कहना है, राइटर का ये कहना है कि जो सिगमंड फ्रूड हैं वो जज करते हैं सेक्स के बेस पे एंड जो फ्रेडरिक एंजल हैं वो जज करते हैं मनी के बेस पे. तो ये सब गलत है. इसका जो आंसर है वो है कि हमें हमेशा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स को देखना चाहिए. और दो फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. पहला फैक्टर है पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन और सेकंड है फ्रीडम इन रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स. तो पहले फैक्टर में वो ये बताती हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको भले ही हम दूर ना करें इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से, बट एट द सेम टाइम हमें उनको फ्रीडम भी देना चाहिए रिप्रोडक्शन से. मतलब कि उनको बच्चे पैदा करने के लिए हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए इस बच्चा पैदा करने वाली जॉब से. तो राइटर जो हैं वो कहती हैं कि हिस्ट्री में कहा गया है कि जो वुमेन्स हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं और जो मेन हैं वो अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए. आई होप आपको थ्योरी समझ में आई हो. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. De Beauvoir then uses the second section of this volume to describe a history of women's treatment in society. She begins by tracing the ways in which primitive societies already mistreated women and regarded them as inferior to men. She then explained how the advent of private property pushed men to institutionalize their oppression of women, who became regarded as property as well as. De Beauvoir then acknowledges that religion also shaped men's treatment of women by giving them moral excuses to limit women. In her fifth chapter, she considered more recent periods in which a woman's situation in society was slightly improved by granting of greater rights. However, she concludes by pointing out that traditional systems of oppression continue to this day in the spheres of reproduction, sexuality and labor. तो यहाँ पे जो दी ब्यूवर हैं वो अपने सेकेंड सेक्शन ऑफ वॉल्यूम में बता रही हैं कि किस तरीके से एक वुमेन की जो हिस्ट्री है वो आज तक चलती आ रही है. मीन्स एक वुमेन को एक जॉब दी गई है बच्चा पैदा करने के लिए. दूसरा कि उनको हमेशा मेन से कमज़ोर माना गया है, इन्फीरियर माना गया है. थर्ड पॉइंट कि जो मेन हैं वो वुमेन्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं अपनी. मीन्स दे टेक देम ग्रांटेड. और फिर फोर्थ है कि रिलीजन भी एक मेन फैक्टर है कि किस तरीके से मेंस जो हैं वो वुमेन्स के साथ ट्रीट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें वो अपनी इस बुक में लिखती हैं और इन पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ करती हैं और वो अपने कुछ पॉइंट्स को रखती हैं जो कि वो अपनी सेकेंड वॉल्यूम में अच्छे से मेंशन करती हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट वॉल्यूम
De Beauvoir discussed the ways in which women are depicted in myths and understood in literary text. She begins by broadly summarizing how women used to be thought of as ideals who represented nature and motherhood. However, she notes that even this adultation, women are feared and objectified by men. In her second chapter, she analyzed the work of several authors and philosophers who mythologized women in different negative ways. She ends this part by considering how these myths and literary representations affect women in their day to day life. तो अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो बीवर जो है वो अपनी बुक सेकंड सेक्स में एनालाइज करती हैं कि किस तरीके से गर्ल्स को शुरू से ही ट्रीट किया जाता है, चाइल्डहुड से ही ट्रीट किया जाता है कि वुमेन कैसे बनना है। और जब राइटर बहुत सारी रिसर्च करती हैं तो वो ये बताती हैं कि जब लड़के और लड़कियां 12 साल तक होते हैं तब तक तो उनके पास सेम उनको राइट्स दिए जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट जैसे ही लड़कियां जो होती हैं वो 12 साल के ऊपर जाती हैं, मीन्स 12 साल से ऊपर हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ऑन द अदर साइड जो बॉयज़ होते हैं उनको पुश किया जाता है कि आप काम करो। तो ये सारे और काम करने के साथ साथ वो इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। यहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनकी तो एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको हाउस होल्ड वर्क्स में लगा दिया जाता है और उन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और गर्ल्स को मैरिज की तरफ पुश किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गर्ल्स के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन हर सेकेंड वॉल्यूम इन विच शी कंसीडर्स वुमेन लिव्ड एक्सपीरियंस, De Beauvoir summarized a woman's formative years, her different roles in society, the ways in which different women react to their positions, and how the modern woman is beginning to reclaim a certain kind of independence. Her section on a woman's formative years summarizes how a girl passes through childhood into girlhood and throughout sexual initiation in ways that are more traumatic and limiting than a male's experience of these phases. De Beauvoir also more problematically consider homosexuality a phenomena affecting women who rejects the masculine sphere. तो राइटर जो हैं वो बहुत साल पहले की बात करती है कि किस तरीके से उस टाइम पे वुमेंस के साथ बिहेव किया जाता था या उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, या वुमेंस जो थी वो एक लो प्रोफेशन का काम करती थी। मीन्स वो कहना चाहती हैं कि उस टाइम पर वुमेंस जो थी उनको एक लो प्रोफेशन का काम करती थी, जैसे प्रोस्टिट्यूट वगैरह, तो उनको सिमिलर देखा जाता था और उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें वो डिनाई करती हैं और कहती हैं कि जो मेन हैं उनको डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, दे शुड ट्रीट वुमेन्स नाइसली, वो उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको एक फ्रीडम दें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ you like the video, please subscribe and share the video.